वेलकम बैक इन फोकस हैं लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। लियाकत बलोच साहब, गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ जिसमें 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे समेत बहुत सारी सिफारशात भी थीं और बहुत सारी बातें भी थी और जिसमें ये कहा गया कि जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती, जिस निज़ाम का आपने ज़िक्र किया, और साथ में कहा कि एक नया मीसाक जमहूरियत होना चाहिए जिसकी अशद ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मीसाक के लिए जाहिर है कि इस वक्त मुल्क में पार्लियामान के अंदर और बाहर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हीं के साथ तो इस मीसाक को होना है, तो उनसे जब तक मिल बैठकर बात नहीं होंगी, रवाबित नहीं होंगे, जब तक ये कैसे मुमकिन होगा? जी बहुत शुक्रिया नाज़िर साहबा। मैं ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर नीचे हुई जी, और महमूद खान अचकज़ई साहब उसके मेज़बान थे, तो मेरी उसमें शिरकत हुई और मैंने उनसे पहले भी कहा था कि मैं पहले दिन नहीं शरीक हो सकूंगा और दूसरे दिन हमारी दीगर मसरूफियात थीं। तो मुझे देखें ना जी, बुनियादी तौर पर तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल एक धांधली ज़दा था और फॉर्म 47 की बुनियाद पर अवामी मैंडेट जाली बुनियादों पर अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। दूसरा फिर ये है कि ये जो आइन के अंदर 26वीं तरमीम हुई है उसकी वजह से अदलिया का भी अमलन जो है कि उसको मफलूज कर दिया गया है और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं कि वो भी सलब हो गए हैं। और पीका जो कानून है उसके ज़रिए बहुत सारे मसाइल मुश्किलात सिर्फ सहाफ़त के लिए नहीं, आज़ादी राय के लिए भी और सोशल मीडिया और इंटरनेट के हवाले से भी बहुत इश्यूज पैदा हो गए। अब इन चीज़ों के बारे में मेरा भी मौक़िफ़ बिल्कुल यही था कि भी अब अपोजिशन जमातें जो हैं कि वो इस पर मिल बैठें, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पे फैसला किया और उस फैसले के बाद हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया जी, लेकिन जिनको ये सीटें मिल गईं वो भी और फिर पीटीआई ने भी मिल बैठ के सेनेट के इलेक्शन में एक जोड़ तोड़ करके एक फैसला कर लिया जिससे बयानिया फिर मुतासर हो गया। इससे पहले 26वीं आनी तरमीम का मरला था, हमने पीटीआई की लीडरशिप से भी बाकी कायदीन से भी कहा था कि अपोजिशन इन टोटल जो है कि 26वीं आइनी तरमीम के इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दे, लेकिन हुकूमत ने उन सबको मुज़ाकरात में एंगेज किया। आखिरी मरले पर अगरचे उन्होंने बाइकाट कर दिया लेकिन जो उनकी तलब थी, ज़रूरत थी, उनको कोई ना कोई कवर मिल गया। अब ज़रूरत इसी बात की है कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है अब इससे बात कहीं आगे चली गई है। अच्छा, लेकिन मैं कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी लियाकत बलोच साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में दीगर जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ वो 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे की बात करते हैं, दूसरी जानिब आखिरी मराहिल तक उसमें शरीक रहते हैं और फिर हटते हैं। फिर इसी अदलिया यानी आइनी तरमीम के बाद जो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला होता है उसमें वो हुकूमती जमातों के साथ मिल बैठ करके अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये दो कश्तियों में सवार हुए ना? या मैंने वही कहा ना कि इससे अपोजिशन का बयानिया मुतासर होता है, कंफ्यूज होते हैं लोग, और जिसकी बुनियाद पर अगर आप कोई कॉल देते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर जो है वो पूरी यकसुई से उस कॉल पर लब्बैक भी नहीं कहता। अब मसला ये है कि भाई सियासत है, जमहूरियत है, आइनी और पार्लिमानी निज़ाम है, वो अमलन गैर मौसर है और सियासी जमातों के हाथ से बात निकलती चली जा रही है। दूसरा पहलू ये है कि भी जो हुकूमत में पार्टियां मौजूद हैं वो तो उस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा भी हैं, उस पर मुतमिन भी हैं और उस पर शादां भी हैं। दूसरा जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इंतशार और मुंतशर हैं। जब ये आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बन रही थी, मैं ख़ुद उसकी इब्तदाई 3 नशिस्तों में शरीक था। बाई चांस ऐसा है कि भी इस नाम को तजवीज़ करना भी मेरा ही था जो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से मौक़िफ़ था कि आप भले कोई एक नाम रख लें लेकिन अब इत्तेहादी सियासत नहीं चल सकती। अब कौमी तरजीहात के कम अज़ कम एजेंडे पर
قومی لیڈرشپ کو، جمہوری قیادت کو قومی ڈائلاگ کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، صحیح۔ اور چند بنیادی چیزوں پر اتفاق کر کے ایک لائن ڈرا کی جائے، پھر چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پارٹیاں اور اقتدار کے اصول کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے در پر سجدہ ریزی کے لیے وہ اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اور ان کی ترجیح آئین کا تحفظ ہونا چاہیے، عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے، صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، صوبوں کا جو حق ملکیت ہے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، درست۔ اور اسی طرح انسانی بنیادی حقوق ہیں، ان کے لیے ایک ایسی جد و جہد ہو کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں، لیکن اس قومی موقف، آپ اسے نیا عمرانی معاہدہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اسے میثاق جمہوریت کہہ لیں، وہ تو عمرانی معاہدہ آئین کی صورت میں موجود ہے، میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کر لیا، ہم لندن میں نواز شریف صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوئے، ہم سب نے اس کی تائید بھی کر دی، لیکن دونوں پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کا جو حشر کیا ہے اسی کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ تو پھر میں کیا سمجھوں لیاقت بلوچ صاحب، کیونکہ آپ پہلے دن اے پی سی میں تھے، دوسرے دن نہیں تھے، جو اعلامیہ آیا 5 صفحات پر مشتمل، جو کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اس پر بڑا اپنا رد عمل بھی دیا ہے، اور وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، آپ اگری کرتے ہیں اس اعلامیے سے جماعت اسلامی؟ اور کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اگر احتجاج میں یہ شامل ہوتے ہیں تو جماعت بھی شامل ہوگی اس میں؟ میرا خیال ہے جی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنے احتجاج کا جو بھی لائحہ عمل دے گی، ہم اس کو اسی مرحلے پر غور کریں گے، لیکن مجموعی طور پر ملک میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم اپوزیشن کے موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو ہم خود میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے وہاں اے پی سی میں کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیاسی اور سیولینز کا ٹرائل جو ہے یہ غیر آئینی ہے، بنیادی حقوق سے متصادم ہے، لیکن میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی خود قوم کو اس بات کی جواب دے کہ بھی آپ نے مل کے آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں کیوں قائم کی تھیں، اور ماضی کی ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اثر نو نیشنل پرائرٹیز پر سب کا اکٹھا ہونا، اس پر قائم ہونا اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں جد و جہد کرنا، یہ پاکستان کی سیاسی، جمہوری، پارلیمانی ایک بہت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ ہم تو عوامی مسائل ہیں، جمہوریت کی حفاظت ہے، امت کے مسائل ہیں، وہ فلسطین ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم بالکل آواز اٹھا رہے ہیں، اور سیاسی اور اپوزیشن جماعتوں نے تو اپنے آپ کو، آپ 5 صفحات کا بھی اعلامیہ تیار کر لیں لیکن عملاً تو ایک ہی نقطے پر اپنے آپ کو انگیج کر لیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن میں اعلامیہ ایک مضبوط بنیاد ہے، لیکن اس میں جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے تو مجموعی طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا، اب جب مجموعی طور پر آگے بڑھنا ہے، اس اعلامیے کے حوالے سے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ کچھ حقیقی، کچھ خیالی مسئلے کا ذکر ہے، کچھ چھوٹے بڑے، ہر ایک چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس طویل اعلامیے میں شامل کر دیا ہے، لیکن جن 2 باتوں پر انہوں نے اعتراض کیا ان میں سے ایک کافی سنگین ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق ہوا، آپ اپوزیشن میں موجود جتنی بھی جماعتوں کا بغض ہو سکتا ہے افواج پاکستان سے، ہمارے شہداء سے، ہمارے غازیوں سے، لیکن 25 کروڑ عوام کو تو مبارکباد دے دیتے اس مارکہ حق کی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مستقل، جو ان کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ہاتھوں چن چن کر قتل کیے جانے والے پنجابیوں کے خون سے آپ کا کیا کوئی رشتہ نہیں؟ سوال اٹھایا انہوں نے، اور کہا کہ بلوچستان کے بارے میں اے پی سی کے اعلامیے پر بی ایل اے کی چھاپ شرمناک حد تک واضح ہے۔ لیکن یہ تو ایک سرکاری موقف ہے نا، باقی جو بلوچستان میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں محسن داوڑ نے اسی بات کا کہا کہ بھی آج پی ٹی آئی اس چیز کی وضاحت کرے کہ کیا ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کی صورتحال میں ابھی آپ دیکھیں کہ بھی حق تو تحریک کا ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا، اس کی رکاوٹیں پیدا کی، لیکن اس سے یہ ایک میسج ملا کہ بھی بلوچستان میں
जो अगर एक तादाद आप नोट कर लें कि भी 900 लोगों का कत्ल हुआ है, तो उन 900 लोगों में से 600 बलोच हैं और पश्तून भी हैं, उसके अंदर सेटलर्स भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं। लेकिन ये जो मास्टर माइंड है जो इस तर्ज के अदम इस्तेहकाम के इकदामात करते हैं, उनका पंजाबी, बलोची, पश्तून, सिंधी, सेटलर उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका असल ताल्लुक तो इंसानों को टारगेट करके कत्ल करना और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना। यही बात हमने कल इस्लामाबाद में जो वफाकी कमेटी थी उनके सामने रखी कि इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। और बलूचिस्तान के अवाम बेवतन हैं, वो आइन के साथ हैं, रियासत के साथ हैं, कौमी सलामती के साथ हैं। तो हुकूमत को तो ये जेब नहीं देता कि आप दूसरे पर तो भक्ति कसें, पहले तो खुद जवाब दें कि भी बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल का हल क्या तलाश कर रहे हैं। तो सर आपके तो मज़ाकरात हुए ना राना सनाउल्लाह साहब से, तो वो क्या कामयाब हुए कि वो हक दो तहरीक को कॉल ऑफ किया गया? नहीं, उसमें यही था ना जी कि हमने ये तमाम इश्यूज थे और इसी पर इत्तफाक हुआ कि इसमें महज वफाकी हुकूमत नहीं, सूबाई हुकूमत भी, रियासती अदारे भी, सिक्योरिटी अदारे भी और इसी तरह दीगर जो अवामिल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, कई स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें ये हो गया कि ये जो 8 बुनियादी मुतालबात हैं, इस पर प्राइम मिनिस्टर एक वसी कमेटी तश्कील देंगे और मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब वहाँ की बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं और सूबाई असम्बली में उनकी नुमाइंदगी है, उनके नाम वो मुहैया करेंगे और ये कमेटी नोटिफाई हो जाएगी। 3 ऐसे मसाइल थे कि जो बॉर्डर ट्रेड के थे और सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर जो रवैया और इंसानों की तस्दील थी और गवादर के लोगों का जो माहीगीरी पर फिशिंग के हवाले से रोजगार का खात्मा है। इस सिलसिले में इत्तफाक हुआ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बगैर किसी पैसे के खर्चे के ये इकदामात के जरिए लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बाकी जो लापता अफराद हैं, इसी तरह वहाँ ख़वातीन इस्लामाबाद में बैठी हैं, इस पर हमारी बात हुई कि भी रियासत या हुकूमत जो है कि उनसे बात करे और ये बहुत शर्मनाक है कि ये कमेटी कब तश्कील हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है? 10 दिन की, क्योंकि वो ये था कि भी 2-3 दिन तो मसरूफियत रहेगी। जो ईरान के सदर तशरीफ ला रहे हैं हम उनका भी खैर मकदम करते हैं जी, जो आज पहुंच गए। 10 दिन में अगर ये कमेटी तश्कील हो जाती है तो फिर इसका प्रोसेस होगा और उसमें फोकल पर्सन भी मुकर्रर हो गए, तलाल चौधरी साहब हुकूमत की तरफ से और मैं और मेरे साथ जायद अख्तर बलोच साहब जो हैं वो इस सिलसिले में एक कोऑर्डिनेशन का काम हमारे साथ करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर